बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। इब्तिदा में ये अर्ज़ करता चलूं कि आज पहली मरतबा है कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि काश मेज़बान कोई और होता और आज मैं मेहमानों की सफ़ में बैठा होता, इसलिए कि दिल इतना दुखी है। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ऐसी कौमें क्या पनपेंगी जिनके पास बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी जो चीज़ें उनका हक है वही ना मिले, और हुक्मरान बेगैरती कि वो नींद सो रहे हों कि उनकी सेहत पर ये तमाम नज़ारे, ये मंजर देखकर कोई फ़र्क ना पड़ता हो। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार को नंगा करना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये तवक्को की जानी चाहिए कि ऐसे शख्स को जिसने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, जिसने इस कौम के साथ साजिश की और उन्हें बुनियादी ज़रूरतों से महरूम कर दिया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई ना कोई एक्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ज़रूर। इसके लिए हमारे हुक्मरानों को तैयार रहना चाहिए। मेरी मुराद मुल्क में होने वाली वो लोड शेडिंग है जिसने ज़िंदगी अजीरन बना दी हुई है। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए भी मैंने दो ऐसे दर्दमंद लोगों को बुलाया है जो इन मामलात पर न सिर्फ गहरी नज़र रखते हैं बल्कि पूरे मुल्क की तारीख अजबर है उन्हें। किसने किस वक्त साजिश की, कौन किसका एजेंट बना, किसने ज़ाती मुफाद की खातिर कौमी मुफाद को कुर्बान कर दिया, ये मेरे ये साथी सब जानते हैं। तारफ़ कराए देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इब्राहिम मुगल साहब। पेशे के एतबार से एग्रीकल्चरिस्ट हैं और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, लेकिन हर वो मामला जिसका ताल्लुक इंसान की बुनियादी ज़रूरतों से और इंसान की बुनियादी ज़िंदगी से है, उस पर ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तहरीक इस्तिक़लाल के सदर हैं जनाब रहमत खान वर्दक साहब। रहमत खान वर्दक साहब ख़ास तौर से डैम्स और बिजली के जो मंसूबे हैं इस पर बड़ी गहरी नज़र है उनकी, और काफ़ी इल्म रखते हैं उन बातों का जो मुझे और आपको पता चलने में काफ़ी अरसा लग जाता है। आज हम तवक्को करेंगे उनसे कि वो सारी बातें खुल के करें। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ अवाम के गम गुस्से की, अवाम के दर्द की कुछ झलकियाँ आप भी देख लें। जी नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारे हुक्मरान ये नज़ारे देख लें, इसलिए कि हर बड़ा इनकलाब जो इस इंसानी तारीख में आया है उसके पीछे गरीब आदमी जब तंग आके जंग आमद तक पहुंच जाता है तो फिर ही इनकलाब आते हैं। और अभी हाल ही में अरब समर के नाम से जो चीज़, अरब स्प्रिंग के नाम से जो चीज़ हम जानते हैं, वहाँ भी यही कुछ हुआ। मैं दो बुनियादी बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ इससे पहले कि मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे एक वजीर जिनका नाम राजा परवेज़ अशरफ है, 3 साल उन्होंने गुजार दिए लोगों से ये वादे करते हुए कि फ़लाँ तारीख को लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, फ़लाँ महीने में ख़त्म हो जाएगी, अगले साल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने एक फतवा तो ये जारी फरमाया कि काला बाग डैम जो है वो चूँकि नाकाबिले अमल है इसलिए हम उसको दफन कर रहे हैं। ये इसी हुकूमत के एक वज़ीर का कारनामा है। उसके बाद ANP के सदर जनाब असफंदियार वली साहब, मुझे इंतहाई दुख से ये कहना पड़ता है कि ऐसे लोग ही मुल्कों की तबाही का बायस बनते हैं। उन्होंने न सिर्फ इंतहाई ढिठाई से ये दावा किया कि मैंने काला बाग डैम का मंसूबा ख़त्म कराया है, कौन नहीं जानता कि उसके पीछे अवामल क्या हैं। उनकी भारत नवाजी, उनकी अब हाल में अमेरिका नवाजी, ये सारे वो अवामल हैं जिसने उन्हें ऐसी बात कहने पर मजबूर किया। चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। जी इब्राहिम मुगल साहब, वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी बुखारी साहब। इब्राहिम मुगल साहब, जो मैंने कैफियत बयान की है वो तो उसका यानी मामूली सी एक झलक है। आप जानते हैं इस कौम के साथ कब से ये साजिशें हो रही हैं।
एक बहुत बड़ी गाली दी जाती है ये कह के कि कालाबाग डैम पर कभी कंसेंसस नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने मेरे ही एक प्रोग्राम में न सिर्फ वो दस्तावेज दिखाई थी बल्कि नाम ले लेके बताया था कि उस पर कौन थे। जरा बात दोहरा देंगे आप? बुखारी साहब बहुत मेहरबानी। आपने तो कहा ना बेगैरती है, मैं कहता हूं हुक्मरान जलालत के गड़े में गिर रहे हैं, और जलालत के गड़े में गिर के ये जो लोग नारे लगा रहे थे, कोई मेरा ख्याल कह रहा था जरदारी कुत्ता और कोई कह रहा था गिलानी कुत्ता, ये एक दो कुत्ते की बात नहीं रह गई, अब तो ये दर्जनों कुत्ते इकट्ठे होकर चीर फाड़ कौम की कर रहे हैं। और जो आपको अफराद चलते फिरते नजर आते हैं। मुगल साहब, आपने आज के दौर के हुक्मरानों की बात तो कर दी, जरा थोड़ा सा पीछे भी ले जाएं हमारे नाज़रीन को और बताएं कि ये जो नस्ल जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं ये भी काफी पुरानी है। 16 मार्च 1991 जी, चारों सूबों के दरमियान इत्तफाक हुआ, गरक करे अल्लाह उसे जो झूठ बोले और गरक करे अल्लाह उसे जो सच को छुपाने की कोशिश करे, खा वो शाह महमूद कुरैशी हो, खा वो गुलाम हैदर अल्लाह वहीं अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। चारों वजीर आला चारों सूबों के मेरे पास दस्तखत मौजूद हैं, क्लास नंबर 6 उस मुआहदे की के रिवर इंडस पर एज मैनी एज पॉसिबल डैम्स बनेंगे, एक कालाबाग डैम नहीं कई बनेंगे। ठीक। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके भी वहां दस्तखत मौजूद है। गोया जो हुक्मरान, जो वज़राए आला, जो सूबे आपने दस्तखत करके, लेकिन उन्हें दस्तखत की क्या परवाह जब भारत हर साल 12-12 अरब रुपया ऐसे लुटेरे, ऐसे चोरों, ऐसे डाकुओं के लिए भेज रहा हो जो नाम से पाकिस्तानी हो, उनकी करतूत ना पाकिस्तान की हो। आज आप देखें 1900 अरब टैक्स देने वाली यह कौम, लाना तो ऐसे हुक्मरानों पर, और मैं कौम को क्या करूं, आपके ना जिस्म अब जिंदा है और ना आपकी रूहें जिंदा है। 1900 अरब सालाना टैक्स देने वाली कौम बेगैरत बनी बैठी है, क्यों टैक्स दे रहे हो? दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। मुजाहरों के दौरान ये बात हुई है, खासतौर से सियालकोट के ट्रेडर्स ने कहा है कि हम सिविल डिसोबीडियंट की मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे और जल्द करेंगे। उन्होंने इतवार की डेडलाइन भी दे दी है। मैं उसे डिसोबीडियंट नहीं कहता बुखारी साहब माजरत के साथ, मैं तो कहता हूं आप अपना हक मांगने के लिए, अगर आपका हक नहीं बनता, मांगते हैं आप जालिम हैं, और अगर आपका हक बनता है तो नहीं लेते, आप बुज़दिल भी हैं, आप मजलूम ना बने, आप जलीलो ख्वार हो जाएंगे। हक बन रहा है 1900 अरब का टैक्स दिया जाए, बुनियादी सहूलतें ना मिले, कहां जाएगा वो टैक्स? नाज़रीन, हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस मौजू पर, जिसके रिफ्लेक्सेस भी आपने देख लिए हैं खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर और गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं, इसमें हिस्सा डालने के लिए अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 363-12169। मैं रिपीट कर रहा हूं, 363-1269। हमें कॉल कीजिए और अपने जज्बात भी इस आवाज़ में मिलाइए कि मुमकिन है हमारे हुक्मरानों को और हमारे मंसूबे बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स को कोई थोड़ी सी शर्म आ जाए। बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान रहमत खान वर्दक की तरफ। वर्दक साहब, आप भी काफ़ी तवील अरसे से इस पूरे मामले का इल्म रखते हैं, मुख्तलिफ औकात में आप इसमें शामिल भी रहे हैं। आप एक वाक़या मुझे सुना रहे थे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आपको जब किसी ने कहा कि बहुत नुकसान हो गया सिंध का तरबेला और मगला बनने से, तो वो वाक़या ज़रा आप हमारे नाज़रीन से शेयर कर लें तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त टीवी ने ऐसे मौजू पे आज ये प्रोग्राम शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी मीडिया को चाहिए कि अगर मीडिया चाहती है कि पाकिस्तान के ये मसाइल हल हों, तो जिस तरह मीडिया ने मुशर्रफ को उतारा, जिस तरह मीडिया ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया, तो ये मीडिया की अवलीन जिम्मेदारी है कि इस कौम को ये एहसास दिलाए और कौम के साथ हर वक्त सुबह शाम 7 बजे लेकर रात 11 बजे तक ये प्रोग्राम करें और ये कौमी मुजरिमों को दिखाएं कि कौम के मुजरिम कौन कौन हैं। वो वाक़या ये था कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक प्रोग्राम किया। मेरे ख्याल से अगर आप इजाज़त दें तो वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे तो आपसे वो वाक़या मुझे ज़रूर सुनना है। नाज़रीन, एक ब्रेक के लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर मौजूद है, जमील साहब लाहौर से कॉल कर रहे हैं। जी जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? जी मैं खैरियत से हूँ, बताइए। सर, अभी एक तो बात हो रही थी कि
कौम की बात हो रही थी। तो पहली बात तो ये है कि हम कौम नहीं है, हम हजूम है एक, ठीक, इसको कौम बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम कब इसको इस्लामी नफाज के लिए हम उठेंगे। और जरूरी नहीं है कि हम सड़कें ब्लॉक करें, हर बंदा, हर फैमिली अपने घर के बाहर सिर्फ डेरे डाल ले, पार्क में जाके बैठ के खा सकते हैं। तो एक दिन के लिए हम बाहर बैठ के अपने रोड के स्ट्रीट में, गली में बाहर बैठ के पका के एक दिन खा लेंगे तो क़यामत नहीं आ जाती। लेकिन कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, लोगों को, हजूम को। तो एक दिन में काया पलट सकती है, किसी चीज की, किसी मीडिया की या किसी के रोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी वर्दक साहब, आपसे मैंने उस वाक्य का जिक्र किया था, जरा आप बता दीजिए हमारे नाजरीन को। डॉक्टर शाहिद मसूद ने 2001 में एक प्रोग्राम किया था जी किसी चैनल पर, और उसने मुझे और रसूल बख्श पलेजो को बुलाया था जी। तो रसूल बख्श पलेजो आधा घंटा बोला, और आधे घंटे में उसके ये 2 लफ्ज़ जो थे वो मैंने पकड़ लिए थे कि उसने कहा कि जिस सिंध को तुरबेला डैम से और मंगला डैम से सिंध को बड़ा नुकसान हुआ है जी। तो मैंने उसे कहा, चूँकि मैं सिंध में रहने वाला हूँ, तो मैंने रसूल बख्श पलेजो से पूछा कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि कालाबाग तुरबेला डैम और मंगला डैम से पहले सिंध की ज़ेर काश ज़मीन कितनी थी और अब कितनी है? ठीक। तो वो जवाब देने से उसने जवाब नहीं दिया। तो वो ने डॉक्टर शाहिद को कहा कि एक तो मुझे आपने बच्चे के साथ बैठा दिया है, दूसरा उसने कहा कि मुझे आधा घंटे का टाइम दें कि मैं जाके फाइल ले आऊँ और आपको बताऊँगी कितनी है। ये देखिए, ये सब झूठ पर मबनी है सारी बातें। हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान आज के हुक्मरान सिर्फ नहीं, हमारे माजी के हुक्मरानों ने भी हमें नुकसान पहुँचाया है। हम इस बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पंजाब के लोग कि माजी के हुक्मरानों को हम याद नहीं कर रहे हैं। जिस हुक्मरान को इस पार्लियामेंट में 1997 में 2/3 अक्सरियत दिलाई गई थी या दी, क्यों दी गई थी? उसको इसलिए दी गई थी कि उसने कालाबाग डैम बनाना था। उस हुक्मरान ने 1991 में हमारा पंजाब का पानी 56% था और उसने हमारा पानी 19% छोटे सूबों को दिया, फिर भी कालाबाग डैम उसने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि वो हुक्मरान बाकायदा इसमें शामिल है। और कौम को, मैं सिर्फ कौम से ये अपील करता हूं कि आने वाले इंतखाबात में इन लोगों को पहचान लें, ये आपके दुश्मन हैं, ये अपने तजुर्बे फर रहे हैं और तजुर्बे फर के कोई करप्शन कर रहा है, कोई कर्जे माफ कर रहा है और ये बाहर ले जाते हैं। कौम को ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात क्या चीज़ें, बिजली और पानी, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बुखारी साहब 70% आबादी, दही आबादी, उसने शहरों का रुख किया है। ठीक। और जब तक उनको पानी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, आपके शहर तबाह हो जाएंगे। खुदा का वास्ता माने मीडिया वाले कि वो ये काम करें, रोज इन पे प्रोग्राम करें और दिखाएं कि किस किस हुक्मरान ने इस कौम के साथ जुल्म किया। आप फरमा रहे हैं ये कि ये तबर्रा जो है, ये तबर्रा जारिया का रुख इख्तियार कर ले और हर रोज इनको हैमर करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है कुरैशी साहब टेलीफोन के ऊपर। जी कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप फरमाइए। भाई साहब क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, बात यह है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं और सिंध और वो खैबर पख्तूनख्वा जो भी वहाँ पर हैं लीडर्स, वहाँ हुक्मरान या जो भी उनके हैं, वो अपने अपने सूबे के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और वो सब कुछ कर गुजरते हैं जो कि मतलब एक सही चीज़ों को करना चाहिए अपने सूबों के लिए। जी जी। तो हमारे हुक्मरान जो पंजाब के हैं ये क्यों नहीं ये सरगर्मी दिखाते? एक तो ये बात है, अगर ये लॉन्ग मार्च कर सकते हैं जजेस की बहाली के लिए और उस वक्त सारे अवाम मीडिया इनका साथ दे रहा था, तो अब अगर ये वही काम करें तो अवाम उससे भी ज़्यादा सरगर्मी दिखाएंगे और इनके साथ होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि ये सिविल नाफरमानी होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि लोड शेडिंग में, अब मैं देहात में रहता हूँ, यकीन जाने कि आधे आधे घंटे बाद बिजली आती है और जाती रहती है। तकरीबन कुल मिलाकर यहाँ पर 20 घंटे से भी ऊपर बिजली जा रही है। ठीक। और मैंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को टेलीफोन किया है, 2-3 दफा किया है, लेटर लिखा है, उन पर वो अच्छा कर देते हैं तो करते कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये हमारे पंजाब के जो लीडरान हैं, इनको खा इमरान खान हो, खा नवाज शरीफ हो, जो भी हैं, इनको सोचना चाहिए। मैंने इनको भी खत लिए हैं रायवेंड के पते पर कि खुदा के वास्ते आप जागें, ये पंजाब को आप अपना पानी का हिस्सा भी उसको सिंध को दे रहे हैं। क्यों? पंजाब लावारिस है, पंजाबी लोगों कोई इनका वाली वारिस नहीं है, कहाँ आप सोए हुए हैं? जब वो सारे अपने हकूक की बात करते हैं दूसरे सूबे, तुम क्यों नहीं करते? और अपने आवाम के लिए क्यों नहीं मरते? तुम बाहर निकलो। जी बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका, आपकी बात हमने रजिस्टर कर ली है। देखिए जी, हमारे कॉलर ने भी यही कहा कि जो हमारे रहनुमा हैं, जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, जो दावा करते हैं हमारी नुमाइंदगी का, उनका फर्ज है कि वो इन चीज़ों के लिए उठे। कौम बाजू कस ले। साल में 800 अरब रुपए की बिजली बिकती है, 160 अरब रुपए चोरों, लुटेरों, डाकुओं, रस्सागीरों, हुक्मरानों,
बाबुओं महकमा जात ने देने हैं 160 अरब रुपए। मैं और आप इन चोरों के बिल दे रहे हैं। दूसरी बात, जब यह हुकूमत आई थी बिजली की चोरी 23 अरब रुपए की थी, आज वो 84 अरब रुपए पर पहुंच गई है बिजली की चोरी। सिर्फ अगर चोरों डाकुओं से 160 अरब रुपए ले लिया जाए, चोरी बिजली की 84 अरब की रोक कर 20 अरब पर लाई जाए, 220 अरब अजाफी आएगा। 4 महीने के लिए 1 सेकंड की लोड शेडिंग नहीं होगी। हुक्मरानों जलालत से निकलो। पता है रजा शाह पहलवी कहां दफन है? खुदा ना खास्ता अगर चाहते हो कि तुम्हारा जनाजा जब बटाया जाए कोई कलमा शहादत कहने वाला हो, तो फिर आज के मामलात को समझो। कहां है रजा शाह पहलवी दफन? अमेरिका से आता था, नाश्ता करता था। अगर तुम्हें कफन के लिए, अगर तुम्हें जनाजे के लिए किसी ने कंधा ना दिया और गिद्धों ने आपका जिस्म नोचा, तो क्या जवाब दोगे? कौम भी बगैरत ना बने। जब तक 160 चोरों डाकुओं से वापस नहीं आता बिजली का, जब तक ये 84 अरब रुपए की बिजली महकमा जात बाबू मिनिस्टर और वज़ीर आज़म कर रहे हैं, जब तक ये 200 अरब का डाका नहीं रोकता, तब तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती। कौम का सड़कों पर आना, इन पर पथराव करना, इनके गिरेबान तक हाथ पहुंचाना वाजिब हो गया, रिकवरी करना वाजिब है, फर्ज हो गया है जी, ये फर्ज हो गया। हमारे साथ एक कॉलर लाइन के ऊपर देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी फरमाइए। मैंने जी अभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे गुफ्तगू सुन रहा हूँ। मैं बड़ी अच्छी बातें की हमारे जो एनालिस्ट बैठे हैं उन्होंने, लेकिन मैं ये चीज पिन पॉइंट करना चाहता हूँ। अफसोस की बात है कि हम लोग बहुत जल्दी तारीख भूल जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है, इनकी बुनियाद ही इस मुल्क के खिलाफ है, बनाई गई, पैदा की गई। आप देखें तारीख को, अगर देखें पीछे कॉन्स्पिरेसी पे चले जाएं, ढाका फॉल की, वहां से स्टार्ट करने भुट्टो साहब को आई फील पर्सनली कि प्लांट किया गया था इस मुल्क की बेड़ा गर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। आपकी बात का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। इस वक्त एक ब्रेक पर चलते हैं। वेलकम बैक। आपने सुना नाज़रीन के हमारे टेलीफोन कॉलर जो हैं वो भी यही कह रहे थे, नाम भी ले रहे थे जमातों के, और खुले लफ्जों में अब तो लोग कोई ढकी छुपी बात नहीं करते, खुल के करते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी बात सुन लेते हैं इससे पहले कि उनका जवाब दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरे ख्याल से वो लाइन ड्रॉप हो गई है उनकी। जनाब मुझे आप ये बताइए कि इस मुल्क की जो नेशनल रिक्वायरमेंट है, हम में कैपेसिटी तो उतनी बिजली पैदा करने की है, क्यों नहीं कर रहे हम? गड़बड़ कहां है? बुखारी साहब, कौम आंखें खोल ले। गिलानी और शहबाज शरीफ हैं भाई भाई, इनमें आपस में कोई नहीं जिदाई। दोनों ने मिलकर कट्ठी लुट मचाई। अंदर वर के खांदे ने कट्ठी मठियाई, बाहर आके दासे ने साड़ी जुदाई जुदाई जुदाई। दोनों चोर ने। और तीसरी गल सुन लो, तीसरी बात सुन ले। ये कह रहे हैं कि काला बाग या तीसरा डैम, मैं मुस्लिम लीग नून को कहता हूं, गुलाम हैदर वाई मरहूम आपके वज़ीर आला से दस्तखत किए, उनकी बात को क्यों नहीं ऑनर कर रहे? आज आप कालाबाग का नाम भी नहीं ले रहे। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी भुट्टो मरहूम ने बापड़ा को कहा कालाबाग जल्दी मिलाओ, मेरा सिंध तबाह हो रहा है, मुझे पानी नहीं मिल रहा, क्यों नहीं ऑनर किया जा रहा? तीसरी बात, ये आगे हैं तहरीक इंसाफ वाले, शाह महमूद कुरैशी के दस्तखत हैं और वो बड़ा मोमन बन के तहरीक इंसाफ में चला गया है। शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं कहता कि हाँ मैंने दस्तखत किए हुए हैं? और मैं एक अर्ज कर दूं, जब तरबेला बनने लगा, सिंधी भाइयों ने कहा हमारी लाशों से ऊपर से जाके बनेगा। जब बन गया 27 लाख एकड़ रकबा मजीद जेरे काश्त ले आए। कहां की बात करते हैं? आज भी मैं हालात बता दूं, हमें पाकिस्तान में अगर अपने ही रिसोर्सेज को वीएन के साथ मैनेज कर ले, 21,600 मेगावाट बिजली हम पैदा कर सकते हैं, यानी जरूरत से भी ज्यादा, जरूरत से भी तकरीबन 1,600 मेगावाट ज्यादा। ठीक। दूसरा, हर रोज हमारी बिजली की जो पेमेंट हो रही है वो 2 अरब 35 करोड़ रुपए हर रोज हम पे कर रहे हैं, जो बिजली हम सालाना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। अब मसाल या प्रॉब्लम या मतलब मुसीबत कहां आई हुई है? कहना यह चाहता हूं कि वो डैम खुश्क हो गए हैं, मंगला भी और तेरबेला भी। नए डैम बनाने का इरादा इसलिए कोई नहीं कि आलमी ताकतें, अमेरिका बहादुर भी नहीं चाहता कि अपने पांव पर खड़े हों, भारत चाहता भी नहीं, 12-12 अरब रुपया भेज रहा है। खा वो खैबर पख्तूनख्वा में एक तबके को लगा रहा है, खास सिंध में एक तबके को लगा रहा है।
वही तबका आज जो लाशों की बात करता है। आज अगर कोई मुहिब्बे वतन आ जाए, जो इन 3-4 पार्टियों में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मुहिब्बे वतन आ जाए, अखोड़ी, मुंडा, ये कालाबाग, आप भाषा को भूल जाए, कम अज कम और नीलम जेलम जिसके हर बिल में हम पैसे दे रहे हैं, जालिमों बुज़दिलों पाकिस्तानियों, हर बिल पे आप नीलम जेलम के पैसे दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। 3-3 महीने गुजर गए, ऑन टाइम बिल अदा किए हुए हैं, एरियर मांगे चले जा रहे हैं। गोया चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपना डाका ऑनर करने के लिए हमारा जो गला काट रहा है, खुदा न खास्ता हमें बेगैरत बनाकर, कहां का यह वतीरा है कि मैं एक डिमांड आए उसको 100% पे भी कर दूं और 3 महीने के बाद उतनी ही मैं रकम और मांग ली जाए। यह तो कुछ जंगल का कानून है। यह कौम को कौम नहीं समझ रहे, हमें जानवरों से भी बदतर डील किया जा रहा है। वर्दक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, काफ़ी जज्बाती गुफ्तगू है, लेकिन मैं समझता हूँ वो कोई पाकिस्तानी हो नहीं सकता जिसके अंदर जज्बात ना हो गुफ्तगू करते हुए, चाहे वो कौम की बात हो चाहे कौमियत की बात हो। गैर जज्बात के बंदे कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, वहां चले जाए। लाशें और कब्रिस्तान को कहते हैं। हाँ। एक कॉलर फिर आ गया है जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिद बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। मैं जाहिद बात कर रहा हूँ पेरिस से। जी जी, मैं आपका प्रोग्राम लाइव देखता हूँ और बहुत पसंद है। मैं बैठा हुआ, तो ये हमारे माशाल्लाह सीनियर एंकर भी बैठे हैं। मैं कितना कहना चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, ये कौम, ये हमारी माँ है, लेकिन आज हमारी कौम का ये हाल है कि हमारे हुक्मरान हम खुद मिलकर अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हम पे जू तक नहीं देंगी सकती। हम ना के सिंधी हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना हम बलोची हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अगर ये पाकिस्तान है तो हम सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, सब हैं। आज कोई कार की बात कर, आज कोई इसकी बात करता है, क्या कभी हमने हम खुद इसके लिए क्या करते हैं? आज हम रो रहे हैं नवाज शरीफ के लिए, आज हम रो रहे हैं जरदारी के लिए, इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन बगैर हुक्मरानों को लाने वाले खुद हैं। हम खुद 200 रुपए के खातिर, 100 रुपए के खातिर अपने हजारों लाखों करोड़ों बहन भाइयों हाथ वोट में डालाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वर्दक साहब, आपने जज्बात तो सुन लिए हैं। अब चलिए हम तो बैठ के किसी प्लान के तहत शायद बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं, जो पाकिस्तानियों की आवाज़ें हैं, इसमें कोई मुनाफिकत नहीं है। जो दिल में है वो आ रहा है कि जब पाकिस्तानी नहीं है तो ना कोई पंजाबी रहेगा, ना सिंधी रहेगा, ना पठान, ना बलोच रहेगा, तो पाकिस्तान ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए जी बुखारी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि दो लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो मीडिया की कि अवाम को रहनुमाई करें, जिस तरह अवाम की रहनुमाई उस वक्त की थी कि मुशर्रफ को मीडिया करने लगता है तो सियासतदान कहते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर, सियासतदान भले कहें, सियासतदान भले कहें, ये हमारी कौमी ज़रूरत है। एनर्जी, बिजली, गैस, और ये हमारी कौमी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि 19,885 आप आज भी बिजली बना सकते हैं, और उसमें इस वक्त आपके पास कितनी शार्ट है? 2506 मेगावाट बिजली आपके पास शार्ट है जी। आप ये बाकी कहाँ से आपको आ रही है? 16,500 आपको ज़रूरत है। तो पंजाब के हिस्से में तो 1200 मेगावाट बिजली, 1250 मेगावाट बिजली आती है, और पंजाब में तो 17-18 घंटे लोड शेडिंग है। ये कौन बोलेगा? मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग, आप ये फरमा रहे हैं कि पंजाब को टारगेट किया जा रहा है जनाब। लेकिन मैंने तो आपको फिक्र बता दी है कि ये बिजली आप आज भी बना सकते हैं, और इसके बावजूद नहीं दी जा रही है आपको। क्यों? आप देखिए ना, 22% बिजली पंजाब को मिल रही है, जो पंजाब 10 करोड़ आवाम का सूबा है, 22% बिजली क्यों उसको दी जा रही है? बुखारी साहब, आप आराम से जबकि गिलानी साहब अगर मैच दिखाना चाहें तो बिजली सारा दिन आ सकती है बगैर लोड शेडिंग के। मैं आपको ये कहूं कि जितने निजी पावर कंपनियां हैं उनको पेमेंट नहीं हो रही 19 से। अगर हर पाकिस्तानी शहरी बिल तो दे रहा है, बिल दे रहा है, ये करप्शन कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, ये बिल आपसे लेते हैं डबल। क्यों उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि वो फर्नेस ऑयल मंगाएं? अगर ये पेमेंट करेंगे तो फर्नेस ऑयल आएगा ना। आप इस वक्त देखें कि 19 पावर कंपनी, अच्छा मैं ये तो और भी खौफनाक बात है कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और आगे दिए नहीं जा रहे हैं ताकि वो बिजली पैदा करते रहे। असल में मसला ये है कि आपसे जो पैसे ले रहे हैं, ये तो कुछ करप्शन के नजर जाते हैं, कुछ और कहां चले जाते हैं। बाकी जो हमारी इसकी जिम्मेदार तो नहीं है। मैं आपकी तवसत से सिर्फ इन सनतकारों को आज की तवसत से अपील करता हूं जी कि वो गैस से दस्तबरदार हो जाएं।
और ये गैस थर्मल पावरों को मिलना शुरू हो जाए। आज कौम पर बड़ी सख्ती है ताकि हमारे थर्मल पावर बाकायदा चले, क्योंकि आपका हाइडल इस वक्त आपका हाइडल सिर्फ 600 रह गया है। आपका हाइडल कितना बनता है? 6461, लेकिन इस वक्त कितना बन रहा है डेली? 600। इसको पूरा करने के लिए अगर सनतकार गैस को डाइवर्ट करें, उधर गैस को डाइवर्ट करेंगे तो ये कमी पूरी, क्योंकि इन महीनों में, सर्दी के महीनों में आपका हमेशा पानी कम हो जाता है। और दूसरी बात मेरे भाई ने बड़ी अच्छी की कि अगर आप बादशाह को छोड़ दें जो 20 साल में बनेगा और 20 अरब डॉलर उस पर खर्च होगा, 20 अरब डॉलर खर्च होगा। आप तंगी, मुंडा और अखोड़ी जो मुतनाज़ा है ही नहीं, इन पे 20 अरब डॉलर खर्चा और 7 साल में बनेंगे। और बिजली कितनी होगी? 7000 मेगावाट इन तीनों में बिजली होगी और 15 मिलियन एकड़ फुट पानी होगा और तीनों मुतनाज़ा नहीं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है बूरे वाला से, जावेद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है सर? जी ठीक है, बिल्कुल, आप फरमाइए। सर मैं मुस्लिम लीग नून के लीडरों से बात करना चाहता हूँ। जी जी बताइए। जब उन्होंने जज हाल कराने थे उस वक्त तो लॉन्ग मार्च कर लिया है, ये बिजली वाले मामले पे क्यों नहीं लॉन्ग मार्च करना चाह रही है? जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम की वसातत से आपकी बात उनके कानों तक भी पहुँचे और मुमकिन है कि उन्हें एहसास हो कि इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान की मईशत बचाने के लिए, पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहरान ख़त्म करने के लिए हर वो कुछ कर गुजरना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। जी इब्राहिम साहब आप ये फरमा दीजिए। बुखारी साहब, एक साथी कह रहे थे कि पाकिस्तान के मतलब के पाकिस्तान, इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, कौम सुन ले, पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह रहने के लिए बना है और ये इसने क़यामत तक रहना है। नालायक हुक्मरान जिना के बाद आते रहे, अल्लाह से गरी के रहमत करे। बदकिस्मती है कि आप भी जाके मोर चोरों, डाकुओं और रस्सागिरों के पर्चियों पर लगाते रहे हैं। अब इनके चेहरे अय्या हो गए हैं। हाँ, मैं ये बात जरूर वाज़ेह कर देना चाहता हूं, बिजली की शॉर्टेज नहीं है भाई। मैं और आप बिल दे रहे हैं 160 अरब। वो जरदारी साहब के अजीज हूं, गिलानी साहब के अजीज हूं, शहबाज शरीफ के अजीज हूं, इमरान खान के अजीज हूं, इनसे पैसे अगर नहीं लिए जा रहे, बिजली का महकमा अगर 70-80 अरब रुपए की बिजली चोरी करेगा। और एक और बहुत बड़ा डाका, एक बहुत बड़ी तंजीम तुर्की से प्लांट आया है, समुद्र में खड़ा है, 31 रुपए यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। KESC को 10 रुपए यूनिट देता है, उस 10 रुपए में बेसी 40% चोरी हो जाती है। 6 रुपए यूनिट 31 रुपए में पैदा करके क्या कराची वालों के मुंह ज्यादा खूबसूरत है? क्या कराची वाले टैक्स ज्यादा देते हैं? क्या 31 रुपए यूनिट लेकर उनको आप 6 रुपए यूनिट दे रहे हैं? कितना बड़ा जुल्म है, कितनी यह डाकाजनी है। इन डाकों को खत्म करना होगा। अगर कराची में आज आप 70 अरब रुपए की सब्सिडी ना दे, कराची में सब्सिडी 70 अरब की बिजली पे क्यों, कराची में PIA को 100 अरब क्यों, तो आप मामले को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, फरमाइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो किसी पार्टी का नाम लेना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। जो हालात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा कोई चीज बताएं कि ये बिजली और ये जो हमारे लोग तंग है, इसका क्या हल हो सकता है? हम लोग खुद ठीक हो जाएं या मतलब कि इन लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें बात वर्द साहब वही आ रही है, इब्राहिम मुगल साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पर्चियों पे मोहरें लगा के इनको बार बार असेंबली में चोरों को मौका दे रहते हैं। आप बताइए क्या इसका बदला इन हुक्मरानों से आइंदा इंतखाब तक मौखर कर दिया जाए या आज आवाज़ एहतजाज बुलंद करके और इनका घेराव करने की कोशिश की जाए? मुख्तर बता दीजिएगा। एक कॉलर और मेरे साथ। बुखारी साहब, बात यह है कि जब तक आप इस मुल्क के अंदर निज़ाम इंतखाब तब्दील नहीं करेंगे, आप कुछ भी उम्मीद न करें। कौम एक आवाज़ होके इस निज़ाम के तहत किसी को वोट न दें। अगर आप वोट देते भी हैं, वो वोट जिसको देते हैं उसको मिलते नहीं है। निज़ाम इंतखाब इसने हमारे मुल्क को तबाह किया है। इस मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी तहत इंतखाबात हों। और ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने, मैं कौम से फिर अपील करता हूँ, जिन्होंने इस कौम को तबाह कर दिया है, इनको हरगिज़ वोट न दें। इमरान खान साहब कराची में क्या कहता है? एक सहाफ़ी ने सवाल किया, इमरान खान साहब क्या आपके मंशूर में या आपके आइन में काला बाग डैम में? किसी ने नहीं किया, मैं मुल्क तोड़ दूँ। यार ये अफसोस है कि कराची जाते हैं, इनका ईमान तो कैलेस रवैया है। एक लाइव कॉलर हमारे साथ है आजाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। सर बात ये है बिजली की कि हमारे यहाँ कश्मीर में भी कम से कम 12 से 14 घंटे बिजली नहीं होती। ठीक।
तो बिजली की वजह से हमारे कारोबार, एक तो ये छोटा सा शहर है, सनती, कोई वेल्डर कोई आदमी काम नहीं कर सकता, तो कम से कम नवाज शरीफ मियाँ साहब को तो इतना तो करना चाहिए अवाम को न कि हम लाखों आदमी रोड पे उसके साथ आने, जो भी आए, इमरान आए, नवाज शरीफ आए, जो भी आए रोड पे, हम उसके साथ खून देंगे। लेकिन मुझे आप ये फरमाइएगा कि वोट दे के इक़्तिदार में तो आप लाते हैं पीपल्स पार्टी को वहां और मुतालबा कर रहे हैं नवाज शरीफ से। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। अब एक हल रह गया है, मैं ब्रेक लेनी है जी। कौम से अपील है, सब्जी वालों एक हफ्ते के लिए सब्जी की सप्लाई बंद कर दो, दूध वालों एक हफ्ते के लिए दूध सप्लाई बंद कर दो, अजनास वालों एक हफ्ते के लिए अजनास की सप्लाई बंद कर दो। ये जालिम जो इस्लामाबाद में महसूर होकर बैठे हुए हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि मौत को गले लगा रहे हैं, खुदा की कसम जो जूतों से मानता है वो बातों से कभी नहीं मान सकता। ये ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक पर चलना है। बात इतनी जज्बाती हो रही है और दिल से हो रही है और दर्द से हो रही है, इसको जारी रखेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। मुगल साहब, एक बात ये फरमाइए कि ये जो NWFP सबका और अब जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसकी तरफ से जो मुतालबा किया जाता रहा कि ये डैम जो है तरबेला, ये हमारे मुफाद के ख़िलाफ़ है, हम डूब जाएंगे, हम गर्क हो जाएंगे। वहीं का एक शख्स है जिसका नाम शमशुल मुल्क है, जो इंजीनियर है पेशे के एतबार से, जो आर्किटेक्ट था तरबेला डैम कालाबाग डैम का, जिससे इंटरनेशनल 11 अदारों ने मोस्ट वायबल, मोस्ट वर्केबल प्रोजेक्ट कहा, जिसे वर्ल्ड बैंक और IMF ने अनकंडीशनल फंडिंग की ऑफर की। ये उसकी मुखालफत क्यों है? मुझे वो की बताएं कि क्या नुकसान है इनका। शमशुल मुल्क साहब, अल्लाह उन्हें इज्जत दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जीरक इंसान है, बेवतन आदमी है। और बबांगे दोहल जब उसने कहा ये 12 अरब भारत भेज रहा है, तो कई लोगों ने कहा ये सच तो है लेकिन बोलना नहीं था। उसने कहा जब सच है तो बोलूं क्यों ना। शमशुल, अच्छा, ये फिगर भी उन्होंने दी। और शमशुल मुल्क साहब बैठे हुए थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मैं उनकी उस महफिल में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा वालों सुन लो, कालाबाग डैम बनने दो। अगर तुम नौशहरा की या किसी शहर की बात करते हो, अगर आपके किसी शहर का एक बिल्डिंग भी खराब होगी तो मुझे मेरी मौत को मेरे गले लगा देना। ये झूठ का पलंदा बांध कर आज जो वहां बड़े माहर बने हुए हैं, जिस जमात का आपने नाम लिया, अफसोस होता है कि ये जमात अब काला डैम का तो नाम नहीं शुरू होता तो खड़े हो जाते हैं पांव पर, क्योंकि पाकिस्तान कहीं माशी लिहाज से अपने पांव पे खड़ा ना हो जाए। भारत दर्जनों डैम बना रहा है, इस जमात के मुंह से कभी एक लफ्ज सुना हो कि भारत ये ज्यादती कर रहा है, फिर भी कहते हैं मुहब्बे वतन है। चलो मान लिया ये मुहब्बे वतन है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि कौम, ये तो मेरे भाई कह रहे हैं ना कि मीडिया किरदार आ करे। मेरा मुतालबा कौम से यह है कि जथा तरतीब दो, मोहल्ले मोहल्ले में फैल जाओ। और अब हक के लिए अगर आप बाहर ना निकले तो वो उसने क्या खूब कहा था कि जो अपना हक नहीं मांगता वो मजहब के साथ बेगैरत होता है। और बेगैरती की जिंदगी, बेसुकूनी की जिंदगी, लोग तो कहते हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग है, मैं कहता हूं 24 घंटे में 4 घंटे बिजली आती है, बाकी 20 घंटे कहां है, फिर भी हमें गली कुच्चे में बैठना पड़ता है। एक कॉलर जनाब मुगल साहब हमारे साथ हैं बूरे वाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जनाब। अगर बात कर रहा हूँ जी बूरे वाला से। जी 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 बुखारी साहब, आपसे और मुगल साहब से ये मादरत से एक सवाल है कि हमारे टीवी चैनल जितने भी हमारे पूरे मुल्क के टीवी चैनल हैं, वहाँ पे हमारे जो भी हमारे मौजूद एंकर पर्सन आते हैं, वो गिलानी को, जरदारी को, शहबाज शरीफ को, सबको बुरा तो कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इनके बाद कौन ऐसा कोई ऐसा उस आसमानी सहीफा जो आएगा जो हमारे मुल्क को बेहतर करेगा। क्या ये मैं ये समझता हूँ कि जो मुशर्रफ का जो दौर था, इससे कंपैरेटिवली आप अंदाजा करें को इससे बहुत बेहतर था। आप मुशर्रफ को भी वो बुरा भला कहते हैं, कम से कम अच्छे बुरे की तमीज तो करनी चाहिए ना आप जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो गुफ्तगू की। लेकिन एक बात मैं अर्ज करता चलूँ आपसे कि जब भी मुल्कों में इनकलाब आते हैं, जब भी कौमें इनकलाब की तरफ बढ़ती हैं, तो वो लीडरशिप जो नज़र नहीं आती वो पीछे से निकल आया करती है। अगर कौम उठ खड़ी हुई तो फिर हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, यकीनी तौर पर अवाम के अंदर से ही ऐसे लोग आएंगे जो इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। वर्दक साहब, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं सियासी जमातों की भी, यहाँ दूसरी जमातों के नुमाइंदे, हमारी ख्वाहिश थी कि वो भी हमारे साथ होते। आप ये बताएं कि सियासतदानों के बस की बात है ये मसला हल करना? जी बिल्कुल, मुखलिस सियासतदान
वो कौन है जी, कहां से आएंगे? वो इमाम खमीनी निकले आएगा। इमाम खमीनी कहाँ था ईरान में? 400 साल की हुकूमत उसने खत्म की, शहनशाहियत खत्म की। 18 साल आया के बाद आया और फिर चला गया वापस इराक, और इराक में 4 साल बैठ के वो इनकलाब ले आया ईरान में। हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं। मैंने आपको कहा कि हम सब लोग इस पर मुतफिक हो जाएं कि हमने इस इंतखाबी निज़ाम को नहीं मानना, जिसने जागीरदार को मुंतखब करना है, जिसने सरमायादार को मुंतखब करना है। और अगर हम सब लोग इस पर तैयार होकर अवाम को कन्विंस करें तो ये अवाम हम पर पैसे भी खर्च करेगी और हमें कामयाब भी करेगी। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस तरफ जा नहीं रहे हैं। हम मसलतों के लिए 8-8 सीटों के लिए, 10-10 सीटों के लिए, 15-15 सीटों के लिए कभी नवाज शरीफ के साथ जाते हैं, कभी इमरान के साथ कोशिश करते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ कोशिश करते हैं। एक बात और जरा दोनों हजरात से मुझे चाहिए। 18वीं तरमीम में कहा कि जनाब सूबे अब अपने अपने बिजली के मंसूबे खुद बना लें। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि 18वीं तरमीम हो चाहे 20वीं तरमीम हो, सवाए बंदर बांट के अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के उसमें कुछ नहीं था। आप बताइए। मेरा जो भाई बुरे वाले से फोन कर रहा था, उसने कहा कि सहीफा, भाई अब इंशाअल्लाह सहीफा तो अल्लाह के फजल से हमारा ईमान है कि आसमान से और कोई नहीं आना। वो तो आखिरी किताब आ चुका। ठीक। अच्छा, अब मेरा भाई ये सुन ले, 4 दिन पहले या 6 दिन पहले नहीं पता था कि मोहम्मद बिन कासिम एक बच्ची की आवाज पर आ रहा है, और वो आया। आज भी महमूद गजनवी आ सकता है, आज भी मोहम्मद बिन कासिम आ सकता है, 17 साल का बच्चा इंकलाब ला सकता है। यहां दिल में तड़प पैदा हो जाए और उसके लिए कोशिश मैंने आपको बता दिया, बाजू कसले मैदान में उतर आए, नाजायज मुतालबा ना करें, जहां हक बनता है उसको मत छोड़े, जुल्म के सामने डट जाए। इमाम खमीनी हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद जावेद हो, इंतजार कर रहा है कौम का, आप उसे पकारे, वो इंशाअल्लाह आपको लब्बैक कहेगा। जी आप देखिए जी, बात यह है कि तरबियत सियासतदान करते हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे सियासतदान कौम की तरबियत करने में नाकाम रहे हैं। अब खुद उन हमारे जो लीडर्स हैं उनकी तरबियत करने की जरूरत है। तरबियत देखिए, 18वीं तरमीम क्या है कि जिस तरमीम में यह कहा गया हो कि कोई शख्स, कोई पार्टी का अहदेदार, कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर अपनी जमात के लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकता है, ऐसी जमहूरियत पर तो मैं लानत भेजता हूं। लानत भेजते हैं, बिल्कुल। इससे तो अमरीत बेहतर है। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि हम तीनों के बीच बशमूल मेरे इस बात पे कंसेंसस है कि अगर जमहूरियत अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती, अगर जमहूरियत अवाम को बुनियादी हकूक नहीं दे सकती, तो ऐसी जमहूरियत पर मैंने पीपी का बैठा था, एक वो बैठा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैंने उन्हें एक प्रोग्राम में कह दिया सच बोलो, तीनों ने भैया की जुबान कहा मुगल साहब हमें जमातों से निकलवाना है। जिस MNA की यह हैसियत हो, लानत ऐसी जमहूरियत साहब। और माजी में आपके पास 3-4 डैम किसने बनाए? वो आमिर ने बनाया जिसका नाम अयूब खान है। ठीक, किसी सियासतदान ने कोई डैम नहीं बनाया। ये कौम के दुश्मन है, इस अवाम के दुश्मन है। मैं फिर ये मुतालबा कर रहा हूं अपनी मीडिया से, अगर आप चाहते हो कि तब्दीली आए तो जिस तरह आपने मुशर्रफ को उतारा, जिस तरह आपने चीफ जस्टिस को बहाल किया, मीडिया क़यादत करें, खुद ब खुद लीडर अवाम से निकल आएगा। ये आप याद रख लें। अच्छा, मेरा एक मुतालबा है, ये प्रोग्राम एक कॉल ले लें। सियालकोट से जनाब हमारे साथ तफैल साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सरवर साहब बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देख रहा जनाब, मैं सामने बह के। जी जी। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਮਾਰ ਤੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਨ ਚੜਾਓ ਕਰੇ। ਮੁਲਕ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣ वाला, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ जाने, उधर तो जाने नहीं गए। जी बहुत बहुत बुखारी साहब, लोगों ने आपका प्रोग्राम देखा, 4 दिन दे दे। खुसूसन लीडिंग कौन सी पार्टी है? नून, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, पीपल पार्टी गिलानी या जरदारी, तहरीक इंसाफ इमरान खान, बड़ी 3 पार्टियां आगे हैं। 4 दिन में अगर ये कालाबाग डैम बनाने का ऐलान नहीं करती तो समझ ले कि कालाबाग डैम नहीं, ये मुल्क के लिए भी बेवतन नहीं है और पाकिस्तान को ये बेहतर नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहमत खान वर्दक साहब आपका, जनाब इब्राहिम मुगल साहब आपका। आपने बड़ी जज्बाती लेकिन हकायक पर मबनी गुफ्तगू की। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हमारा मकसद न किसी की दिल आज़ारी था, न इल्ज़ाम तराशी था। मकसद सिर्फ सही सिमत में सही गुफ्तगू करना और इन सियासतदानों से ये तवक्को रखना था कि वो मुल्क के मुफाद के वो मंसूबे जिससे हमारी आइंदा ज़िंदगी, जिससे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा है, उस पर संजीदगी से बैठ के गौर करेंगे। अगर हमने
ऐसे मंसूबों की मुखालफत करने के लिए दुश्मन ममालिक से डॉलर्स लेने हैं, तो इससे बेहतर है कि हमारी सियासी क़यादत के वो लोग जाके नेपियर रोड या टिब्बी में बैठ जाएं, वहां ज़्यादा बेहतर कारोबार है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।